करते हैं पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, बोला कि कीव जो है राजधानी है किसकी। जो कीव है दोस्तों ये यूक्रेन की राजधानी है। इसका डिस्कशन पूरा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा जो है आपका रिवनिया है, ठीक है, रिवनिया है। देश राजधानी मुद्रा दिया गया है, सबको देख लेते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो बर्न राजधानी है, मुद्रा जो है आपका फ्रैंक है। स्वीडन की बात करते हैं स्वीडन तो आपका स्टॉकहोम कोरोना होगा। स्पेन की बात करते हैं तो आपका मैड्रिड होगा राजधानी, और पेसेटा जो है आपका हो जाएगा मुद्रा। रोमानिया जो है आपका हो जाएगा बुखारेस्ट राजधानी है, और लियो जो है आपका मुद्रा है। हंगरी जो है आपका राजधानी हंगरी का बुडापेस्ट होगा, और जो आपका मुद्रा है फ्लोरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। इसमें देखिए आपका पूरा लिखा गया है कौन कौन से पेज नंबर पे है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। बोला कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। आंसर आपका सी सही होगा। देखिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंगों के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। लाल वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 है ना गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण जो है करते हैं। प्रकीर्णित है ना, प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। काला रंग कुहरे या फिर धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश जो है लाल रंग का होता है। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोला कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। किन जातियों का उदाहरण है, तो आपको हो जाएगा सुमेघ जातियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेघ जातियों का उदाहरण है, ठीक है। सुमेघ की बात करते हैं तो जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, उसे जो है सुमेघ प्रजाति के अंतर्गत आती है। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेघ की श्रेणी में आते हैं जैसे तेंदुआ हो गया, एक सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन और समुद्री गाय, सलोस भालू, ये सब जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं सुमेघ के अंतर्गत आता है। संकटग्रस्त की बात करते हैं, देखिए ऐसी प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संगाई हिरन, संगाई हो जाएगा, हिरन होगा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, मकाक बंदर, है ना, तो आप इसको समझ सकते हैं मकाक बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और पेंगोलिन, ये सब जो है आपका संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। विलुप्त की बात करते हैं, देखिए जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या विलुप्त समाप्त यानी बिल्कुल जो है समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो यानी मॉरिशस और स्टीलर्स सिक्राउस की बात करते हैं रूस, और थाइलेसिन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, तथा अफ्रीका के शेर को 3 उपप्रजाति बाली, नावन और कैस्पियन हो जाएगा। दुर्लभ प्रजाति की बात करते हैं, देखिए संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। बात करेंगे हम हम्बोसिया डेकेन्स, बेड़ दक्षिण पश्चिम घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है।
लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है इसके संरक्षण हेतु इसे जो है शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं तो 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया, जिसका उद्देश्य जो है हाथियों की आवास संरक्षण तथा उसकी संख्या में वृद्धि करना। हंगुल परियोजना की बात करते हैं तो इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करते हैं तो मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किए गए थे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। गेंडा परियोजना, एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गेंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। गिर संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता शुरू हुआ, जिसमें गिद्धियों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। चलिए आगे हमारा क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिर संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धियों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा जो कि डिक्लोफिनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अगला कि भारत में अधिकांश गिद्धियों की मृत्यु जो है पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफिनेक दवा से होते हैं। मतलब डिक्लोफिनेक दवा जो है जैसे पशु को दिया जाता था ताकि वो मर जाए, और वही पशु को जो है गिद्ध लोग खाते थे, तो उससे जो है उन लोग का मृत्यु अधिक संख्या में होने लगा। नेक्स्ट है कि बोला कि हिम तेंदुआ परियोजना हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिल्का झील। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांभर झील, देखिए राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सोलर सेल बने होते हैं किसके? तो आपके अर्धचालक के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से SCPN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक PN जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित प्रोटॉन यानी फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालक पट्टी में पहुंच जाता है, जिससे जो है संयोजकता पट्टी कहा जाता है। आगे है कि यहाँ पर देखेंगे तो जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को N क्षेत्र की ओर और छिद्रों को P क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और इन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। आगे है जैसे देखेंगे तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा देश इसमें आपका शामिल नहीं था? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन आपका शामिल नहीं था, बाकी जापान, जर्मनी और इटली आपका शामिल था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश जैसे देखेंगे तो जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे।
अगला है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी, ये जो है इसका सही होगा। देखिए 82.5 डिग्री पूरब यानी पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे जो है इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय कुल जो है 5 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पांचों का आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है बोला कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वधु प्लस आगम। तो हम हिंदी को डिस्कशन नहीं करते हैं, पूरा हम जीके जीएस को फोकस करेंगे। इसका सिर्फ आपको जो है हिंदी का आंसर हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, जो बेलन की ऊंचाई क्या है? ये आपका 2.74 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति जो शासन है कब लगाया गया था? देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन देखेंगे तो आपका 1968 में लगाया गया था, ये जो है सही उत्तर होगा। देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा हुआ था। आगे हमारा है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। किसके विकास से संबंधित है? तो आदिवासी समूहों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका पार्टिकुलर क्या लिखा गया है? वल्नरेबल है ना, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू किया है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 70 यानी 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 10 यानी 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। 2006 ईस्वी को भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल करके जो है पीवीटीजी कर दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ये आपका इसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगला हमारा यानी इसका जो डिस्कशन है बोला कि यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। और इसरो का गठन जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं क्या? तो देखिए बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस खेल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। सही है, मतलब ये आप अच्छे से याद रखिएगा 1891 में। ताकि फीबा है ना, फीबा की स्थापना 1932 में हुआ था। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जो है सही होगा। इसमें देखेंगे तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। अगला कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? देखिए अमरम शब्द का अर्थ देखेंगे तो सैनिकों को अनुदान होगा। क्या होगा? सैनिकों को अनुदान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका डिस्कशन देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व तो नहीं होता था।
बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के द्वारा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अन्नामलाई की चोटी, है ना। अन्नामलाई की चोटी की बात करते हैं तो आपका 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? ये होता है ऑयस्टर का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र के समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे जो है मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। देखिए, पुतली के आकार का नियंत्रण होता है तो परितालिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितालिका कहते हैं। परितालिका गहन पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, है ना, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। आगे क्या है? देखिए कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्र गोलक की बात करते हैं तो नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यहाँ पर देखिए, कार्निया और आंख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है जिसे कचाभ द्रव्य कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। क्षण कोशिकाओं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। आगे है कि हम अपनी आंखों के रेटिना में क्षण कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या फिर रात के अंधेरे में चीजों को देख सकते हैं। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। देखिए, बोला केंद्रीय आवृत्ति या फिर औसतों के 5 सांख्यिकीय माप है, जिसमें से आपका समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त 5 में 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत है, जबकि अन्य जैसे आपका ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य जो है औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या केंद्रित प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। अगला है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम देखेंगे तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए, बोला कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश के विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो यह आपको हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पर बी सही होगा। देखिए, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। अब यहाँ पे देखिए, पंजाब की बात करते हैं, प्रादेशिक विभाजन, लंबाई जो है 5 से 60 किलोमीटर। विस्तार की बात करते हैं तो सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य
कुमायूं की बात करते हैं तो 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल जो है आपका 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय की बात करते हैं 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? इसको जो है उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार की नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना है। यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण। देखिए निजीकरण की बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देने की निजीकरण कहते हैं। देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण की बात करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। हालांकि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजा राम मोहन राय। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया 29 मार्च 2023 को। इन्होंने जो है शपथ लिया है। हाल ही में विपर्जॉय खबरों में था, वह क्या है? दोस्तों ये आपका चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। खबरों में रहा विपर्जॉय एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश द्वारा किया गया था। आगे हम देखेंगे, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कहलगांव दोस्तों नहीं है, बाकी तिरोडा है, चंद्रपुर है और ट्राम्पे बीच में आपका शामिल है। यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो 1/8वां भाग होता है, 1 आप यहाँ पर बोल सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 6वां भाग लिखा गया, 1/6वां है ना, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वस्तु का भार चंद्रमा पर यहाँ पर देखिए 1 और पृथ्वी का भाग जो है यहाँ पर 6। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे जो है चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। ये बोला कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण जो है बल लगाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से जी के मान का 1/6 गुना है। यहाँ देखिए खगोलीय पिंड पृथ्वी चंद्रमा और द्रव्यमान केजी और त्रिज्या के बारे में दिया गया है। तो पृथ्वी का देखेंगे तो आपका इतना है, यानी 5.98 × 10⁻24। चंद्रमा की बात करते हैं 7.36 × 10⁻22 दिया गया है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक आप देखेंगे तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य जो है उबलने लगता है, इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान देखेंगे तो आपका 373 केल्विन 100 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 और बराबर 373 केल्विन होगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आप देखेंगे तो देखिए तरलता घटाती है, घटाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर जो अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव। देखिए वाणिज्य बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी,
बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज जो है ब्याज दरों में वृद्धि होगा। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। गागर में सागर का भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। हिंदी पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी आगे हम देख लेते हैं जीके जीएस। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जलप्रपात, देखिए जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उससे जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची, नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इसमें कुछ देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप मैथ इसको आराम से बना लीजिएगा, वैसे हम पूरा जीके जीएस देखेंगे। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों ये आपको जाएगा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बोला कि सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए बोला कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो आंसर आपका जो है सी होगा। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। निम्न में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग होता है। इसका नाम देखेंगे तो आपका फ्लोरो हाइड्रिक और हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण HF में हाइड्रोजन आबंध होता है। इस कारण जो है इसके क्वथनांक एवं गलनांक के मान असामान्यतः उच्च पाया जाता है। HF में हाइड्रोजन आबंध को निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। HF एक निर्बल अम्ल है जो P के पावर के A के मान से स्पष्ट है। इसको आगे हम देख लेंगे, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। ठीक है, याद रखिएगा। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाती थी। कि आपका फीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, फीफ। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण दोस्तों नहीं है। देखिए आश्रित जल आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आश्रित जल एक यौगिक होता है। यौगिक एक पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जो है जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा जो है इसके रासायनिक अवयवों के पृथक नहीं किया सकता है। इसकी प्रकार चीनी एवं प्रकाश है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षित गुण एक समान होते हैं, कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही होगा। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, GDP। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोला कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। आंसर आपका डी सही होगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण देखेंगे तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा की। नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश आपका नहीं है, बाकी भारत है, तुर्की है और फ्रांस में इसमें आपका शामिल है। देखिए G20 का गठन जो है 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई है। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं जब गुड़हल तथा सरसों होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांक उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृत्त या पेडिसेल कहते हैं। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या फिर थैलामस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं। पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में उपस्थित या फिर व्यवस्थित होते हैं। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग या फिर जायांग। बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये आपको हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो आंसर आपका पुर्तगाल हो जाएगा। आंसर आपका डी सही होगा। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, है ना, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार देखिए बोला कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय लिखा गया है बार्थोलोमियो डियाज यानी पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस यानी स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज तथा वास्को डिगामा पुर्तगाल द्वारा 1498 है ना, पुर्तगाल का जो है 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। अगला कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चय की गई है। जी का मान कितना होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। देखिए जी का मान सभी स्थानों पर एक होता है। यह एक अदिश राशि है। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम देखेंगे, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोला कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। देखिए डेमोस शब्द का तात्पर्य देखेंगे तो आपका जनता हो जाएगा, ए होगा। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः देखेंगे जनता और शासन होगा। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष जो है पूर्ण कर लिए हैं? तो ये आपको हो जाएगा 7 साल दोस्तों हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा आपका 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। बोला कि बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा पश्चिम बंगाल। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? तो ये आपको होगा धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दिया गया है। बोला कि नामी मरुस्थल स्थित है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा अफ्रीका। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको हो जाएगा आंसर महात्मा गांधी। ए जो है सही होगा महात्मा गांधी। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये है पी के श्रीवास्तव। पी के श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संस्थानक समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। देखिए गणपूर्ति आप सभी को पता है, दोनों है ना, दोनों सदनों की कुल संख्या सदस्य की बात करते हैं तो 1/10 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अगला कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के मामले मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है। आप याद रखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बोले कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? दोस्तों उन्हें जो है हम अनवीकरणीय करते हैं, कहते हैं बी जो है सही होगा। देखिए जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया गया है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं क्या? इसको दोस्तों हम जो है जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा जीवाश्म। जीवाश्म की बात करते हैं तो देखिए सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे
वातावरण में चले जाते हैं, जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसको जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन करने के लिए दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण यह चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ये आपको हो जाएगा एससी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। देखिए यह योजना दोस्तों देखेंगे तो यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 के बीच चला था। यह 1989-90 से लड़कियों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? देखिए बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है तो BSNL है ना, BSNL आपका दोस्तों नहीं है, आंसर आपका ए होगा। देखिए BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी एवं एशियन पेंट्स ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। देखिए बहुराष्ट्रीय निगम की बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करते हैं और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो ये आपको हो जाएगा पाइथन 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी पाइथन 5। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे, आंसर होगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से 2017 तक रहे थे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में या फिर राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 ईस्वी तक रहे थे। लेकिन नाथपा झाकड़ी हॉयडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 66 का देखेंगे तो ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर, तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है तो ये आपके समवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा समवृत्ति। देखिए समवृत्ति समरूप अंग पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो परों से ढकी रहती है। अतः पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग की बात करते हैं तो देखिए भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद है ना, आलू का कंद और घास भुस्तारी आदि, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। अवशेषी अंग की बात करते हैं। देखिए अवशेषी अंगों को मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंग या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अक्ल, दाढ़, बाहरी कान और टॉन्सिल, साइनस आदि। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी को पता है व्योमेश बनर्जी है ना, बीसी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेन ह्यूम यानी AO ह्यूम द्वारा 1800
दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी था, सचिव A.O. ह्यूम थे। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। E20 क्या है? देखिए E20 की बात करते हैं तो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, आंसर आपका डी होगा। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लग रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सुझाव देना चाहिए वीडियो से संबंधित, आप सुझाव भी दे सकते हैं। और आगे आपको ऐसे ही डेली सेट हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये किताब जल्दी समाप्त हो जाए। और देखिए, बिहार दरोगा का एक जो आपका भर्ती है बहुत जल्द आने वाला है, तो आप तैयारी एकदम जम के कीजिए और कुछ छोड़िए मत, पूरा दाव पे लगा दीजिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो मन से तैयारी कर रहा है और चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर करके जा रहे हैं। नहीं तो आप भी कोई पिछला फॉर्म भरे होंगे तो कुछ नंबर या फिर कुछ चीजों से बाय मिस्टेक गलती हो गया होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको बेहतर कीजिए, तभी आप आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर के साथ बिहार से ही अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। इसका आंसर देखेंगे तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ए जो है सही होगा, नाइट्रोजन। देखिए, प्रोटीन अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ये पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका इतना दिया गया है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणविक तथा भौतिक गुण। देखिए, नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व है एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। नाइट्रोजन तत्वपादक द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। अब आते हैं मैग्नीज पर। देखिए, मैग्नीज पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। फास्फोरस देख लेते हैं। यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक, इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह जो है इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोग होता है। सल्फर, यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम की बात करते हैं कि पोटेशियम पौधों की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम, यह DNA तथा RNA को प्रोटीन में संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखेंगे तो 21 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर को
विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को, भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाते हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये है शॉन कॉनरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए जो है स्वर्ण मानक बनी हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 124 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन को डकवर लूस विधि से यानी 5 विकेट से हराया है। अगला है गांधी जी ने, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, ये आपको ट्रांसलेट करके बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श, है ना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। बोला कि NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों, संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से किया है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, प्रथम लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अगला है कि NVS-1 एक डैश है, तो यह आपका उपग्रह है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS-1 उपग्रह GSLV F12 विकल्प का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? किसके द्वारा दोस्तों ये आपका संकलित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। देखिए बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से, माफ कीजिएगा, नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये दोस्तों आपका 1926 ईस्वी में किया गया था। इनकी अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य जो है छबिल दास और यशपाल थे। फिल्म द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सेडेड बिकॉज ही डैश हार्ड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे वर्कड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये आंसर आपका जो है नीति आयोग हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा नीति आयोग। देखिए नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक का रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76 यानी 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तापमान के एसआई इकाई क्या है? देखिए तापमान का एसआई इकाई आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? केल्विन हो जाएगा। आंसर आपका जो है यहाँ पर ए राइट होगा। कुछ यहाँ पर हम पैमाना के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है सेल्सियस पैमाना जो है, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है।
केल्विन पैमाने की बात करते हैं, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु जो है 273.15 केल्विन किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना जो है, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हिमांक बिंदु जो है आपका 32 फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कि आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मणिपुर। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमदी। हालांकि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा? दोस्तों ये आपको हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगा। फ्लेमिंग के वाहस्त का नियम है ना, बायां हाथ की बात कर लेते हैं। यदि बायां हाथ की तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर जो है संकेत करेगा। अगला की बोला कि प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान जो है 0 होता है। दिश धारा की बात करते हैं तो वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिश धारा कहलाती है। ये सब आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उसको हम देख लेते हैं। देखिए भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? भारत में मनरेगा जो है कब लागू हुआ था? तो 2006 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के जो कि बंदलापल्ली गांव से हुआ था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन सेल्स ही में पीस मेकर है ना, पेस मेकर। तो इसको देखिए आपको पैसिव वॉइस में बताना है दोस्तों, पैसिव वॉइस में। इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। बोला कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑन्कोलॉजी है ना, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो आंख की रचना, कार्य प्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन हो जाएगा, याद रखिएगा। और मोर्फोलॉजी जो है आपको हो जाएगा पादपों का आकारीय संरचना। स्पर्मोलॉजी है बीजों का अध्ययन। और सार्कोलॉजी जो है आपका पेशियों का अध्ययन। और फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन। और ऑफियोलॉजी सांपों का है ना, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। टेटोलॉजी जो है आपको उपार्जित लक्षणों का अध्ययन हो जाएगा। और एनाटॉमी जो है शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेद द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? आंसर होगा ये खत्म नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसमें बोला कि खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। बाकी कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खान तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियां पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र जिसमें आपका क्योंझर होगा, सुंदरगढ़ होगा और कालाहांडी भी इसमें आपका शामिल है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी?
देखिए औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं, 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख है ना, सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवारी के अंदर जो है उसे दफनाया गया। औरंगजेब के जन्म की बात करते हैं 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। ठीक है। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार जो है तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। बोला कि जलों के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो है गति कहलाती है क्या? इसको जो है परासरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा परासरण, इसका सही आंसर होगा। देखिए परासरण की बात करते हैं तो परासरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल जो है अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। अगला है कि अति शुद्धो स्नोक मार्ग है जहां नेकु सयनप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला कि डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो आंसर देखिए आपका हेड हो जाएगा बी जो है राइट होगा। अगला है कोइलवर है ना, कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको जो है सोन नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस पुल का आधिकारिक नाम जो है अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालक जो है 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई जो है 1440 मीटर है। अगला है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? इसका आंसर आपको हो जाएगा फाफ डुप्लेसिस। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए 12 मार्च 2022 को पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा किया है कि फाफ डुप्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे। फाफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल का 16वां संस्करण था। इसके विजेता की बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार, और तथा उपविजेता की बात करते हैं गुजरात टाइटंस, ये एक बार जीती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? देखिए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। आखिरी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आपको हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महात्मा बुद्ध उरुवेला यानी वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।